स्वागत है दोस्तों। फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल निप्पो मिशन प्रगति क्लासेज में। आज हम सब चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं कराया जाएगा, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट पहले आप लोग समझिए दोस्तों कि क्या होता है। चैप्टर 4 है जिसका नाम है कार्बनिक एवं उसके यौगिक। पहला पॉइंट में कार्बन की संयोजकता के बारे में जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होती है। ब्रह्मतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। ब्रह्मतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है दोस्तों। अष्टक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए यह सहसंयोजक बंधन 4 परमाणुओं का के साथ जुड़ा होता है। इस तरह से हमारा कार्बन है दोस्तों। एक हाइड्रोजन इस तरह से, ये दूसरा हाइड्रोजन इस तरह से, तीसरा हाइड्रोजन इस तरह से, चौथा हाइड्रोजन इस तरह से। ये मीथेन का सूत्र है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। कार्बन की चतुसंयोजकता होती है। कार्बन की चतुसंयोजकता होती है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों कि चतुसंयोजकता क्या होता है। तो कार्बन परमाणु के ब्रह्मतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है दोस्तों? 4 होती है। यह 4 इलेक्ट्रॉन तथा अन्य परमाणुओं के साथ संयुक्त करके 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। इसलिए इसके कार्बन संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। पूछ देगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2-4 होता है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों कि कार्बन 4 दिशाओं में बंध बना सकता है। इसलिए यह सरल से जटिल यौगिक का निर्माण कर सकता है। कहने का मतलब है कि जो कार्बन है चारों दिशाओं में बंध बना सकता है। एकल बंध भी बना सकता है, द्विया बंध भी बना सकता है, त्रिया बंध भी बना सकता है। कौन? कार्बन आपका। देखिए मेथेन सूत्र भी याद रखिएगा कि मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। एथेन का सूत्र क्या होता है? C2H। एथेन 2 दूनी 4 2 6, ठीक है। एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10। ये चारों जो सूत्र है एल्केन समूह के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्त? एल्केन समूह के। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एल्केन समूह के अंतर्गत आता है। तो देखिए कार्बन किस तरह से चैन बना रहा है, लंबे लंबे श्रृंखला चैन बना रहा है कार्बन। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है कि कार्बन की संयोजकता के कारण लाखों यौगिक बनाते हैं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो इसके कारण लाखों यौगिक बनते हैं। जीवन के लिए आवश्यक सभी कार्बनिक यौगिक कार्बन से बने होते हैं। हमारा शरीर भी है, शरीर में भी कार्बन की मात्रा होती है। ईंधन, प्लास्टिक, दवाइयाँ, रबर और कीटनाशक आदि में सभी का कार्बन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमेशा कार्बन 4 श्रेणियों का बंध बनाता है। याद रखिएगा कार्बन हमेशा कितना बंध बनाता है? 4 बनाता है। एक कला बंध बनाता है, द्वितीय बंध बनाता है और तृतीय बंध बनाता है। एक कला बंध में इस तरह से बनाएगा, द्वितीय बंध में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में इस तरह से बनाएगा दोस्तों। ये एकल बॉन्ड का उदाहरण है। जब एकल बॉन्ड रहेगा CH4, एकल बॉन्ड रहेगा इस तरह से रहेगा। जब द्वितीय बंध रहेगा तो इस तरह से कार्बन के साथ मिल रहेगा। तृतीय बंध रहेगा तो कार्बन के साथ इस तरह से बॉन्ड बना रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या है कि कार्बन के परमाणु में 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चारों संयोजक बंध बनाकर संयोजी होता है। बहुत से स्थिर यौगिक का निर्माण भी करता है। कौन? कार्बन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। कार्बन की संयोजकता ही कार्बन
रसायन विज्ञान की आधारशिला है। यानी जो कार्बन की संयोजकता है वही कार्बनिक या कार्बनिक बोल सकते हैं, कार्बनिक रसायन या कार्बनिक रसायन विज्ञान की आधारशिला है दोस्तों। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? जस्ट बताएं कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन के ब्रह्मतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? जस्ट बताएं। परमाणु संख्या 6 होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, तो ब्रह्मतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कार्बन स्थिरता प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को कितना कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कार्बन मुख्यतः किस प्रकार बंध बनाता है? तो सहसंयोजक बंध बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। जैसे में सहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है समझाने का प्रयास करते हैं। सहसंयोजक का मतलब क्या होता है? ये कार्बन हो गया, तो इसको बनाइएगा सी, इस तरह से आप लोग बनाइएगा। आप लोग जानते हैं कि कार्बन के पास ब्रह्मत्व कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 गो। तो एक इलेक्ट्रॉन यह है दोस्तों, दूसरा का इलेक्ट्रॉन बूंदा दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है, इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी तत्व होता है वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, तो इसके पास तो 4 ही हो, तो ये अपना 8 कैसे पूरा करेगा? देखिए इस तरह से 8 पूरा करेगा। हाइड्रोजन के पास ब्रह्मत्व कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, हाइड्रोजन के 1, हाइड्रोजन के 1, हाइड्रोजन के 1। तब क्या करेगा? ई बोलेगा कि दोस्त तुम हमको दे दो, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका वाला, 1 इलेक्ट्रॉन इसका वाला, तो 1 और 2 हो गया। फिर उसी तरह से ई बोलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम हमको दे दो, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका। फिर उसी तरह से रिपीट करता रहेगा। ये सब बोलेगा 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो मेरा वाला, मैं तुम्हारा वाला ले लूँगा। उसी तरह से ये भी रिपीट करेगा। अब गिन लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये भी संतुष्ट हो गया 2 को लेके, ये भी संतुष्ट हो गया, और ये अपना 8 को लेके ये भी संतुष्ट हो गया। तो इस बंधन को क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? जस्ट बता दिए 6 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा कार्बन की श्रृंखला के बारे में टॉपिक है। सेकंड टॉपिक क्या है दोस्तों? कार्बन की श्रृंखला का। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पहला क्या है? श्रृंखला क्या होता है? तो कार्बन के परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़कर लंबी छोटी सीधी टेढ़ी मेढ़ी चंद्रीय श्रृंखला बनाते श्रृंखला कहलाते हैं। कार्बन की यह विशेषता अद्वितीय है। कार्बन देखिए श्रृंखला किस तरह से बनाती है, जो देखिए आप लोग, तो क्या कहता है कि आपस में टेढ़ी मेढ़ी चक्रीय श्रृंखला बनाता है। देखिए इस तरह से भी कार्बन बना सकता है, इस तरह से भी बना सकता है, लंबी चैन बना सकता है। क्या बना सकता है दोस्तों? लंबी चैन बना सकता है। इस तरह से इसका लंबा चैन जीते रहता है। ये तो श्रृंखला होता है। क्या होता है? श्रृंखला होती है। या सीधी भी हो सकती है। देखिए इस तरह से कार्बन होता है, टेढ़ी भी हो सकता है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकता है, चक्रीय भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। तो जो कार्बन है वो लंबी श्रृंखला चैन बनाती है, टेढ़ी मेढ़ी भी श्रृंखला बनाती है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि कार्बन में श्रृंखला की विशेषता क्या होती है? तो कार्बन के परमाणु सहसंयोग बंध बनाते हैं या बंध स्थिर होते हैं। जो कार्बन सहसंयोग बंध बनाते हैं वो कैसा बंध होता है? एक स्थिर बंध होता है। कैसा होता है? स्थिर बंध। कार्बन स्वयं के साथ बहुत ही लंबी श्रृंखला बना सकती है। स्वयं के साथ जो कार्बन है स्वयं के साथ लंबा चैन बना सकती है। आगे कार्बन सीधी टेढ़ी तथा चंद्रीय सभी प्रकार की श्रृंखलाओं बना सकती है। अभी जस्ट बता दिए इस तरह से भी बना सकता है, इस चक्रीय हो गया। आगे देखिए इसी कारण कार्बन के यौगिक की संख्या बहुत ही क्या होती है? अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों कि श्रृंखलाओं के प्रकार, तो सीधी श्रृंखला बना सकती है, टेढ़ी श्रृंखला बना सकती है, चंद्र श्रृंखला बनाती है। सीधी में इस तरह से भी जस्ट बताएं, इस तरह से सीधी बनाती है। टेढ़ी में भी जस्ट बताएं, इस तरह से चैन बना सकती है। चक्रीय मतलब कि ये बेंजीन का सूत्र क्या था? या सूत्र भी याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, सूत्र भी याद रखिएगा। ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4
H10। आप लोग याद रखिएगा, आगे बता रहेंगे हम सब आप लोग को। C4H10 आइसोब्यूटेन का यूज होता है, बेंजीन का होता है 66H6। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यही पॉइंट यहाँ पर है, कुछ ध्यान देने वाला बात पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि कार्बन कई कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर स्थिर श्रृंखला बना सकती है, जबकि अन्य तत्व ऐसा नहीं कर सकता। ये कार्बन ही है, क्या कार्बन ही है कि जो कि परमाणुओं के साथ जुड़कर बहुत लंबी चेन बना सकती है, श्रृंखला बना सकती है, लेकिन अब कोई तत्व नहीं है। कार्बन के यौगिक संख्या लाखों में होती है। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल क्या है कि श्रृंखला का गुण किस तत्व में सबसे अधिक होता है? जस्ट बताएं किस में? कार्बन में, लाखों की संख्या में होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। श्रृंखला का अर्थ क्या होता है? तो स्वयं से जुड़कर श्रृंखला बनाना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन कितने प्रकार की श्रृंखला बना सकती है? तभी जस्ट बताएं, सीधी बनाती है, और क्या ये सांख्यिक भी बनाती है, और वलयाकार भी बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? C नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन की श्रृंखला क्षमता का मुख्य कारण क्या है? तो क्या सहसंयोजक बंधन दृढ़ता, यानी एक दूसरे का स्थानांतरित करके अपना आपस को इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन की श्रृंखलाओं से क्या बनती है? कार्बन की श्रृंखलाओं से क्या बनती है? तो क्या बनती है? कार्बनिक यौगिक बनता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम है सहसंयोजक बंधन क्या होता है? सहसंयोजक बंधन, तीसरा टॉपिक क्या है? सहसंयोजक बंधन क्या होता है? आइए इसके बारे में देखते हैं। सहसंयोजक बंधन क्या होता है? तो जब दो परमाणु अपने संयोजित इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे से अधिक जोड़े साझा करके बंध बनाते हैं, उसे सहसंयोजक बंधन। अभी जस्ट बताएं दोस्तों कि माने हाइड्रोजन जब भी रहेगा एक कला बंध में रहेगा। हाइड्रोजन हो गया आपका, ठीक है। हाइड्रोजन हम जानते हैं, हाइड्रोजन को आप सिंपल H नहीं लिख सकते हैं, इसको CO H2 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? H2। आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के ब्रह्मत्व कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? आप लोग बताइए। हाइड्रोजन के ब्रह्मत्व कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होता है। तो H2 होता है, तो एक H इधर आ गया, एक H इधर आ गया, तो एक इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। अब दोनों क्या कहेगा, दोनों को सही बैलेंस करना है। तो कहेगा कि दोस्त तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं तुम्हारा ले लूँगा। तो एक दूसरे को क्या करेगा, आपस में साझा करके इस सिंगल बॉन्ड बना देगा। क्या बना देगा? सिंगल बॉन्ड बना देगा। तो ये देखिए, यही एक कला बंध होता है। अभी जस्ट इस बेंजीन के बारे में, मीथेन के बारे में बता दिए थे। उसी तरह से देखिए आप लोग, कार्बन ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन का होता है O2। आप लोग जानते हैं क्या कि ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है? 8। इसके पर हम तो कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होता है? 6 होता है। तो 2 और 6, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? आप लोग बताइए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, कि जब भी ऑक्सीजन रहेगा O2 के रूप में रहेगा। तो इसके ब्रह्मत्व कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है दोस्तों? 6 होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बूंदा बूंदा दर्शा रहे हैं, समझिएगा। 1 2 3 4 5 6, इसके पास भी कितना रहेगा? 6 गो। अब क्या करेगा, कहेगा दोस्त तुम मेरा वाला एक इलेक्ट्रॉन ले लो, फिर इधर से ये कहेगा कि तुम मेरा वाला इलेक्ट्रॉन ले लो। तब क्या करेगा, अब देखिए यहाँ से ई ले लेगा, तो 6 गो पहले से था और 2 गो ई ले लिया, 6 2 8 हो गया। और इसके पास 6 गो पहले से था, ई इसके 2 गो ले लेगा, 8 हो गया। तब कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनता है। उसी तरह से नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनता है, याद रखिएगा इस सब। नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये पॉइंट समझ में आ गया है आपको? चलिए आगे देखिए। अभी जस्ट बताएं कि एकला बंद होता है किस तरह से, दूसरा बंद होता है किस तरह से। ऑक्सीजन इस तरह से दो जोड़ों का इलेक्ट्रॉन साझा करता है। क्या करता है? दो जोड़ों का इलेक्ट्रॉन साझा करता है। चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सहसंयोजक बंध क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहसंयोजक बंध में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का आपस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों किस में क्या होता है, बताइए आप लोग बताइए। इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का साझा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मीथेन में क्या दोस्तों, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं? तो मीथेन में कितने? CH4 तो कितने बंध होते हैं दोस्तों? तो इसमें 4 बंध होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कौन सी सहसंयोजक यौगिक है? कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? मीथेन।
सच में यौगिक सामान्यतः किसके कुचालक होते? कुचालक बोला है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच में यौगिक का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए चौथा टॉपिक है हीरा एवं ग्रेफाइट की संरचना। हीरा एवं ग्रेफाइट की संरचना, आइए इसको बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हीरा शुद्ध कार्बन का एक प्रकृति रूप है, ठीक है। दूसरा, प्रत्येक परमाणु 4 संयुग बंध से संयुक्त तो आपका हीरा का आकृति है। आगे इसकी संरचना कैसा होता है? 3D जलीदार होता है। कैसा? 3D जलीदार होता है। यह सबसे कठोर तत्व होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हीरा। एक चीज याद रखिए, वर्तमान समय में हीरा से भी कठोर है। वर्तमान समय में कार्बन का यह प्रूफ है, हीरा से भी कठोर है। वो कौन है? गेफ्रीन। याद रखिएगा इसको, गेफ्रीन। क्या दोस्तों? गेफ्रीन। चलिए आगे देख की ओर बढ़ते हैं। ये आपका हो गया ग्रेफाइट। क्या होगा दोस्तों? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट शुद्ध कार्बन का एक प्राकृतिक रूप होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 संयुग बंधन से संरचनात्मक परतदार परतों के बीच कमजोर बल होता है, इसलिए मुलायम होता है। इसलिए इसे पेंसिल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेंसिल में अधातु होते हुए विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट याद रखिएगा कि कार्बन की संयोजकता के कारण यह अनेक अनेक यौगिक बनाने में सक्षम होता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों शुद्ध कार्बन अपरूप होते हैं। और कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? 4 गो होते हैं। कितना? 4 गो। पहला हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा में क्या है? फ्लोरीन। क्या दोस्तों? फ्लोरीन। फ्लोरीन। चौथा तो बता ही दिया आपका, गेफ्रीन। गेफ्रीन जो है विद्युत का सुचालक होता है, और ग्रेफाइट भी विद्युत का सुचालक होता है। चलिए थोड़ा सा इसका उपयोग देखते हैं कि किसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो आप लोग को सबको पता है कि हीरा का उपयोग आभूषण, क्लच, ड्रिलिंग टूल बनाने में, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, सूखा स्नेह के रूप में भी किसका उपयोग? पेंसिल का उपयोग किया जाता है, यानी ग्रेफाइट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। हीरा और कार्बन किस तत्व का प्रूफ है? कार्बन का प्रूफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है, लेकिन हीरा ऑप्शन में नहीं रहेगा तो गेफ्रीन। कार्बन का चौथा प्रूफ यही है, विद्युत का सुचालक है दोस्तों। गेफ्रीन क्या? विद्युत का सुचालक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का अच्छा चालक क्या है? ग्रेफाइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेंसिल के नोक में किसका? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। हीरा प्रत्येक कार्बन परमाणु में कितना? हीरा में कितना होता है? अभी जस्ट बताएं, हीरा में कितना होता है? तो हीरा में आपका 4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 5वां टॉपिक का नाम है दोस्तों संतुलित। क्या है? संतुलित असंतुलित हाइड्रोकार्बन। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इस तरह से आप लोग के 12 टॉपिक हम बनाए हैं। 12 टॉपिक में पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। संतुलित हाइड्रोकार्बन क्या? संतुलित हाइड्रोकार्बन कार्बनिक कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। क्या होता है? संतुलित हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही आदमी आता है, जिसका नाम है एल्केन। क्या नाम है? एल्केन, जिसका सूत्र होता है C2। सॉरी दोस्तों, इसका सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन में मेथेन भी आता है। एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, डेक्सेन, ऑक्सीजन सब संतुलित हाइड्रोकार्बन एल्केन में आता है दोस्तों। चलिए तो यह कम विक्रियशील होता है। एल्केन कैसा होता है? कम विक्रियशील होता है। सूत्र एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। ये एक कला बंध बनाता है। कैसे बनाता है? एक कला बंध बनाता है। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, डेक्सेन, ये सब किस में आ जाएगा? संतुलित हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा संरचना देख लेते हैं। तो ये आपका एथेन का सूत्र होता है C2H6। 1 2 3 4 कार्बन हो गया, 6 गो हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। ताकि सूत्र यहाँ पर मिस्टेक शायद लिख दिया। मेथेन एथेन क्या होता है? एक कला बंध होता है, लेकिन एथेन का संरचना सूत्र नहीं है, ये ब्यूटेन का है। क्या है दोस्तों? ब्यूटेन का है। ताकि ब्यूटेन का सूत्र क्या होता है? C4H10 होता है। ये ब्यूटेन का संरचना सूत्र है। किसका सूत्र है? ब्यूटेन का संरचना सूत्र है। यहाँ पर एथेन का संरचना सूत्र नहीं है, तो ब्यूटेन का भी निकालिएगा, सब में एक कलाबंद आएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है
असंतुलित हाइड्रोकार्बन, इसमें 2 आता है, एल्कीन आता है, एल्काइन आता है। जो आपका एल्कीन है द्विआधार बनाता है, एल्काइन है त्रिआधार बनाता है। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है असंतुलित हाइड्रोकार्बन। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र Cn-2n होता है। इसका उदाहरण एथिन और एथाइन देख लीजिए। एथिन का सूत्र क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा होता है। एक का बंध द्विया बंध है, क्या है, एक का बंध नहीं है, ये द्विया बंध है दोस्तों। इसमें त्रिया बंध है। एथाइन में कैसा बंध, त्रिया बंध। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, एक कलाबंध वाले हाइड्रोकार्बन को संतुलित हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। एक कलाबंध वाले हाइड्रोकार्बन को संतुलित हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द्विबंध त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन को असंतुलित हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अलावा एक हाइड्रोकार्बन तीसरा का नाम है, जिसका नाम है एरोमेटिक। क्या है, एरोमेटिक। एरोमेटिक में सिर्फ एक ही तत्व आता है, जिसका नाम है बेंजीन। क्या है दोस्तों, बेंजीन। सूत्र होता है C6H6। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी अच्छी से बातें। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे, संतुलित हाइड्रोकार्बन में कौन सा बंध पाया जाता है, तभी जस्ट होता है संतुलित है, एक कला बंध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। असंतुलित हाइड्रोकार्बन में कैसा बंध, द्वि और त्रिया बंध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एथेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, एथेन में आ जाएगा, किसमें, एथेन किस में आता है दोस्तों, संतुलित हाइड्रोकार्बन में आता है। आप बोलिएगा आप इतना स्पीड क्यों करा रहे हैं, तो स्पीड टाइम नहीं रहता है दोस्तों। जब आपको कॉन्सेप्ट हम बताते हैं तो ऑब्जेक्टिव में टाइम नहीं लेना चाहिए। चलिए, एथेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, एथीन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असंतुलित। अभी जस्ट देख लिए, पीछे हम सब देख चुके हैं सब। एथाइन किस बंध होता है, त्रिया बंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। छठा पॉइंट है आपका एथीन। क्या है, एथीन और एथाइन। एथाइन की संरचना में क्या अंतर है, थोड़ा सा देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। क्या है एथेन, क्या है एथेन। एथेन क्या ऐसा होता है, संतुलित हाइड्रोकार्बन होता है। कार्बन परमाणु एकल होता है, कैसा होता है, एकल होता है। सूत्र देख लीजिए, एथीन का C2H6। संरचना सूत्र इस तरह से होता है। एथीन में क्या होता है, असंतुलित हाइड्रोकार्बन होता है, परमाणु के दोहरे बंध होते हैं। और एथाइन में कैसा होता है, त्रिया बंध। तभी जस्ट देख लिए हैं, इस तरह से द्विया बंध, इस तरह से त्रिया बंध, इस तरह से सिंगला बंध या एकला बंध। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एथेन का सूत्र पूछा है, एथेन का भी सूत्र जस्ट हम सब देख के आए हैं, क्या होता है, C2H6। आगे की ओर बढ़ते हैं। एथेन का सूत्र भी जस्ट हम सब आप लोग देख चुके हैं, C2H2। चलिए, एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आप लोग बताइए, एथाइन का सूत्र क्या होता है, आप लोग बताइए, एथाइन का सूत्र क्या होता है, C2H2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एथीन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध होता है, एथीन बोला है, कार्बन कार्बन के बीच कितना बंध होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, द्विया बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। एथाइन में कार्बन कार्बन के बीच कौन सा अबंध होता है, एथाइन है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर त्रिया बंध होता है। चलिए, सातवां टॉपिक का नाम है समजातीय श्रेणी, जो काफी एग्जाम के लिए बहुत लॉन्ग में 2 नंबर सवाल में बहुत बार पूछा गया कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। चलिए, समजातीय श्रेणी के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक का एक परिवार जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण कैसा होते हैं, समान होते हैं, तथा जिनके अनुक्रमीय सदस्य -CH2 या सिंगल बॉन्ड से CH2 अंतर होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। सिंपल याद रखिएगा, समजातीय श्रेणी का जब भी बताएगा तो सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है कि मुख्य विशेषता क्या होता है समजातीय श्रेणी का, कि यौगिक का सामान्य सूत्र समान होता है। सामान्य सूत्र कैसा होता है, समान होता है। अनुक्रमिक सदस्य होता है, सिंगल बॉन्ड CH2 होता है, अंतर होता है। रासायनिक गुण का समान तथा भौतिक गुण क्रमिक रूप से बदलते रहते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं, याद रखिएगा, रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। एथीन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। प्रोपेन का सूत्र C3H8 होता है। ब्यूटेन का C4H10। पेंटेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, पेंटेन का क्या होता है, पेंटेन का होता है C5H10। हेक्सेन का क्या होता है, 66H14।
डेक्सेन का क्या होता है 7 लग जाएगा C7 7 14 2 16। याद रखिएगा ये सारा एल्केन का परिवार है। कितना ये आपका संरचना सूत्र है, क्या है संरचना सूत्र है। उम्मीद है आप लोग को संरचना सूत्र निकालने के लिए आता होगा। ये सब एल्केन का सदस्य किसका सदस्य है, एल्केन का सदस्य है। या बोल सकते हैं संतुलित हाइड्रोकार्बन का है। सभी में अनुक्रम में सदस्य होता है सिंगल बॉन्ड CH2। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। समझाते श्रेणी में क्रमश सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। कितना का अंतर होता है, तो जस्ट होता है CH2 का अंतर होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, समझाते श्रेणी में सभी सदस्य में क्या समान होता है, तो क्या समान होता है, ऋणात्मक समूह क्या होता है दोस्तों, समान होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि समझाते श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के अनुक्रमिक द्रव्यमान में कितना अंतर होता है, कितना अंतर। तो एक नया क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। कितना होता है, तो 14 यू होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, मेथेन किस समझाते श्रेणी का अंग है, तो मेथेन बोलेगा एल्केन आ जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, एथेन किस समझाते श्रेणी का अंग है, मेथेन एथेन किसका, एल्कीन का, दुई में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, टॉपिक नंबर 8 में क्या है, एथेनॉल। एथेनॉल के बारे में समझते हैं। एथेनॉल क्या होता है, तो एथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है। एथेनॉल क्या है, कार्बनिक यौगिक। सूत्र क्या होता है C2H5OH, C2H5OH। इसी को बोलते हैं, C को अलग अलग लिख दीजिए, C दूगो H3 तो C2 C सिंपल याद रखिएगा C2H5OH। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका संरचना सूत्र हो गया दोस्तों। ये क्या है, इसका संरचना सूत्र हो गया। संरचना सूत्र देख लीजिए, तो संरचना प्रकार इस तरह से बन गया है। इसका उपयोग सब जानता है कि एथेनॉल का उपयोग किस किस चीज़ में किया जाता है, तो ईंधन के रूप में, औषधि के रूप में, विलायक के रूप में, सुगंध के प्रसूत्र के रूप में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल किस प्रकार का यौगिक है, तो अल्कोहल का यौगिक है। किसका, वो अल्कोहल का, कि OH लग रहा है लास्ट में, तो इसलिए अल्कोहल का यौगिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल का कौन सा क्रियात्मक समूह होता है, तो OH होता है। एथेनॉल का OH होता है। सिंगल एल्डिहाइड हो गया, क्या हो गया दोस्तों, एल्डिहाइड हो गया। ये किसका हो गया, सॉरी दोस्तों, एल्डिहाइड नहीं, कार्बोक्सिलिक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ये आपका एल्डिहाइड हो गया, ये आपका एमीन हो गया। क्या होगा दोस्तों, एमीन। तो ये सब पॉइंट आप रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एथेनॉल सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तो मिथाइल अल्कोहल कि एथिल अल्कोहल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एथिल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, एथेनॉल जल में कैसा होता है, तो घुलनशील होता है क्या, घुलनशील होता है। तो बताइए कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्णतः मिश्रणीय होता है। कैसा, पूर्णतः मिश्रणीय यानी पूर्णतः घुलनशील होता है। चलिए एथेनॉल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। यह सिरका में भी पाया जाता है। सिरका में कौन सा, एस्टिकन पाया जाता है। चलिए एस्टिक आगे देखिए, संरचना सूत्र इस तरह से होता है, याद रखिएगा। संरचना सूत्र CH3COOH होता है। आयुकेश एथेनॉल में एथेनोइकम सिरका के निर्माण में ही इसका यूज किया जाता है दोस्तों। चलिए इसका भौतिक गुण क्या है, इसका उपयोग कहाँ पर होता है, जो देखते हैं। इसका भौतिक गुण, यह रंगहीन द्रव होता है, इसकी गंध तीखी होती है, जल में पूर्णतः मिश्रणीय तो होता है। इसका गलनांक 16.6 से 6 से लेके 118.C होता है। यह कमजोर अम्ल होता है। कमजोर अम्ल कौन है, एथेनोइक अम्ल है। सिरका बनाने में भी उपयोग किया जाता है, खाद्य संरक्षण के उपयोग में भी किया जाता है। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको वीडियो बिहार बोर्ड एग्जाम तक आता रहेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों, एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तभी जस्ट होता है CH3COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं, में एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो एथेनोइक, तो इसका सामान्य नाम क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्टिक अम्ल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सिरका में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, इसी को कहते हैं एथेनोइक अम्ल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एथेनोइक अम्ल किस क्रियात्मक समूह का यौगिक है, एथेनोइक अम्ल बोला है तो किस, इसका राइट आंसर COOH। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कैसा होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय होता है। चलिए टॉपिक नंबर 10 कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। अभी जस्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में बताए थे। कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिसके सिंगल बॉन्ड COOH समूह होते हैं। सामान्य सूत्र क्या होता है, RCO, आर नहीं भी याद रखेगा, COH याद रखेगा। ये देख लीजिए इसका समूह है। मेथनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, एथेनोइक अम्ल को एस्टिक अम्ल कहते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल को प्रोपेनिक अम्ल कहते हैं, ब्यूटेनिक अम्ल को ब्यूटेनिक अम्ल कहते हैं। ये सभी का संरचना सूत्र है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भौतिक गुण या तीखी वाले होते हैं या कम श्रृंखला वाले अम्ल और जल में घुलनशील होते हैं। उच्च कार्बन संख्या वाले अम्ल और कम घुलनशील होते हैं। इसके क्वथनांक अल्कोहल से अधिक होता है, याद रखिएगा इसका क्वथनांक अल्कोहल से अधिक होता है। इसका उपयोग फॉर्मिक अम्ल या रबर प्लास्टिक टैनिंग में उपयोग किया जाता है। एस्टिक अम्ल सिरका बनाने में उपयोग किया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल पॉलीमर एवं फिल्म से बनाने में किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। साबुन में मुख्यतः एक सोडियम या पोटेशियम लवण क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसीय अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, कठोर जल में कौन सी अधिक प्रभावित होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपमार्जक डिटर्जेंट प्रभावित होता है। साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता है, तो क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। डिटर्जेंट का मुख्य लाभ क्या है, तो डिटर्जेंट का मुख्य लाभ क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कठोर जल में प्रभावी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। साबुन किस प्रकार के जल में अधिक छाग बनाता है, तो मृदु जल में। कैसे दोस्तों, मृदु जल में। चलिए अगला टॉपिक है कीटोन। क्या है दोस्तों, कीटोन है। कीटोन को देखते हैं थोड़ा सा। यह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बनिक इस तरह से जुटा हुआ रहता है, इस तरह से जुटा होता है, कीटोन का। देख लीजिए कीटोन का संरचना सूत्र है यह। प्रोपेनॉल का एसीटोन हो गया, ब्यूटेन हो गया, आईपीएस नाम आप लोग देख लीजिए। क्या कि लंबा जब पूरा डिटेल्स बताएंगे दोस्तों तो वीडियो लंबा चल जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसे देख लीजिए, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव कराने आए हैं, ज़्यादा डिस्कशन कराएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और जब वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। अधिकांश कीटोन रंगीन द्रव होते हैं, इसकी गंध तीखी होती है, जल में विलय होता है, परंतु कार्बनिक विलय में विलय होते हैं। क्वथनांक सामान्यतः अणु वाले अल्कोहल होता है। इसका उपयोग देख लीजिए क्या है, एसीटोन का उपयोग नेल पॉलिश में किया जाता है, ये विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। साबुन के अणु कौन से भाग का जल आकर्षित होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल विरागी होगा कि जल रागी होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जल रागी जिसे सीरा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। साबुन का कौन सा भाग तेल एवं चिकनाई से जुड़ता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर, पूछ होता है, यानी जल विरागी कहते हैं। चलिए माइसिल नहीं है, मिसेल है। क्या दोस्तों, मिसेल है। चलिए मिसेल क्या है, ये साबुन अणुओं का समूह है। क्या है, साबुन अणुओं का एक समूह है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मिसेल बनने पर गंदगी क्या बन जाती है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जल में निलंबित होकर घट जाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। साबुन की सफाई किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, मिसाइल निर्माण में। चलिए एमाइल समूह के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जो कि आपका लास्ट टॉपिक ही होगा एमाइल समूह। बाकी 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए एमाइल समूह के बारे में जानते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसी तरह से हमें चैप्टर का कॉन्सेप्ट लाइए। यदि आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि इसी तरह से हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लाइए, ऑब्जेक्टिव नहीं लाइए, और कॉन्सेप्ट लाइए, तब हम आप लोग को लिए कॉन्सेप्ट लाएंगे। कमेंट में बताइएगा तब। चलिए एमाइन क्या है, तो वह कार्बनिक यौगिक जिनमें अमोनिया NH3
एक से अधिक हाइड्रोजन एल्किन एरिल समूह में जुड़ा होता है उसे एमाइन कहते हैं। एमाइन का भी जस्ट बताएं कि एमाइन का संरचना सूत्र क्रियाशील समूह क्या होता है, NH2 होता है। चलिए आगे को देखते हैं दोस्तों। आगे क्या है कि पहला होता है प्राथमिक एमाइन, दूसरा होता है द्वितीय एमाइन, तीसरा होता है तृतीय एमाइन। प्राथमिक एमाइन में NH2 होता है और द्वितीय एमाइन में डबल R जुड़ता है, तृतीय में ट्रिपल R जुड़ता है। इस तरह से एमाइन का समूह है। इसका आप लोग भौतिक गुण स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भौतिक गुण, इसका भौतिक गुण में आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों लंबा सॉरी उसके लिए क्षमा मांगते हैं कि डिस्कशन नहीं करवा पा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इस तरह, इसलिए आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भौतिक गुण और इसका उपयोग के लिए आराम से लिखा गया है कि उपयोग में दवाई के निर्माण में किया जाता है, रंग के निर्माण में और प्लास्टिक के निर्माण में किया जाता है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग पसंद नहीं कीजिएगा। पसंद की बात नहीं है, आप लोग देख नहीं पाइएगा, इसलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन यौगिकों को जलने की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दहन अभिक्रिया कहलाती है। असंतुलित हाइड्रोजन जुड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो हाइड्रोजन जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, योग अभिक्रिया कहलाती है। एथेनॉल में ऑक्सीजन से क्या बनता है? तो एथेनॉल से ऑक्सीजन से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथेनोइक बनता है। संतुलित हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन का जुड़ना किस प्रकार का अभिक्रिया? क्लोरीन जुड़ रहा है, क्लोरीन जुड़ रहा है, ये कौन सा अभिक्रिया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कार्बनिक यौगिक की दहन अभिक्रिया में मुख्यतः उत्पाद क्या बनता है? तो उत्पाद के रूप में क्या बनता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर CO2 और H2O बनता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जस्ट सारा क्वेश्चन देख चुके हैं, सिर्फ टिक मरवाना है। आप लोग देखिए क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछता है। कार्बनिक यौगिक का मुख्य तत्व कौन सा होता है? कार्बनिक यौगिक का मुख्य तत्व कार्बन होता है। एथेन किस समझाते से निकालेंगे? एथेन बोला अभी कितना बार पढ़े हैं, एथेन एल्केन के समूह का परिवार है। एथाइन समझते किस परिवार? एथाइन, एथाइन किस में आता है? एल्किन में आता है। किस में? एल्किन में। इसमें एल्किन का समूह कौन है बताइए? एल्किन का इसमें कौन है? ऐसे ये सब तीनों तो क्या है? एल्केन का समूह है। बच गया ऑप्शन कौन सी? एसिटिलीन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा असंतुलित हाइड्रोकार्बन है? असंतुलित बोला है, असंतुलित में कौन जानते हैं आप लोग? असंतुलित में एल्कीन आता है और एल्काइन आता है। एल्केन का समूह है, एल्केन का समूह है, 3 दूना 6 एल्केन की समूह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एथेनॉल क्या है दोस्तों? एथेनॉल में उपस्थित कार्यात्मक समूह क्या होता है? एथेनॉल, तो एथेनॉल में OH होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एथेनोइक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह क्या कहलाता है? एथेनोइक अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? COOH कहलाता है। कार्बनिक यौगिक प्राय कौन सा बंध पाया जाता है? कार्बनिक यौगिक में तो कौन सा? ससंयुक्त यौगिक, ससंयुक्त बंधन। कौन सा बंधन? ससंयुक्त बंधन कहलाता है। ये सब सारा पीछे देख चुके हैं। हीरा किस कारण अत्यंत कठोर होता है? क्योंकि कार्बन का 4 परमाणु जुड़ा होता है इसमें। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? ग्रेफाइट और ग्रेफीन विद्युत का क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, क्या कि सुचालक होता है, क्योंकि सुचालक होता है। जो भी तत्व सुचालक रहेगा वो विद्युत का क्या होगा? वो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। कौन सा एल्कीन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? C2H4। कौन सा एल्काइन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर C2H2। कार्बनिक यौगिक में दहन की प्रक्रिया में कौन सी गैस बनती है? निकलती नहीं, बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बनिक यौगिक में के अपूर्ण दहन में कौन सी विषैली गैस बनती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एथेनॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ईंधन के रूप में, विलायक के रूप में और औषधि उद्योग के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, सिरका किसका पतला विलयन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्टिक अम्ल का। किसका? एस्टिक अम्ल का। साबुन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? साबुनीकरण कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कठोर जल में झाग बनने में कौन सा बाधा उत्पन्न करती है। तो कठोर जल में झाग बनने की प्रक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम के ऑक्साइड। कार्बन के कितने अपरूप इस अध्याय में प्रमुख रूप से पढ़ाए गए हैं। तो 3 अपरूप, हालांकि होता है 4। मुख्य विषय क्या होता है दोस्तों। तो कार्बनिक और इसके यौगिक के बारे में जानकारी मिलता है चैप्टर 4 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कार्बनिक यौगिक नहीं है, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो NaCl क्या है, लवण है। क्या है, लवण है, इसलिए ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो कार्बनिक रसायन में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हीरा किस कारण विद्युत का सुचालक होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है हीरा दोस्तों, कुचालक होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ग्रेफाइट रहता है। क्या रहता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस कारण विद्युत का सुचालक होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन यहाँ पर विद्युत हीरा किस कारण विद्युत का कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। यही ग्रेफाइट रहता है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। और इसके अलावा ग्रेफाइट के अलावा एक और कार्बन का प्रूफ है जिसका नाम है गेफरीन, ये भी विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेफाइट का उपयोग किस चीज़ में, तो पेंसिल को नोक बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। संतुलित हाइड्रोकार्बन का सामान्यतः सूत्र क्या होता है। संतुलित हाइड्रोकार्बन तो एल्केन आता है, CnH2n+2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्केन का सूत्र होता है, ये आपका एल्काइन का सूत्र होता है। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। इसमें त्रिया बंध होता है दोस्तों, इसमें सिंगला बंध होता है, इसमें द्विया बंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एथेनॉल के ऑक्सीकरण में से क्या प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। साबुन के निर्माण में किस क्षार का उपयोग किया जाता है। तो इस किस क्षार का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में प्रभावी क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अघुलनशील अवक्षेप नहीं बनाने के कारण डिटर्जेंट कठोर जल में क्या होता है, प्रभावी नहीं होता है। कार्बन के कितने संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के कितने संयोजित इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु संख्या 6 होती है। तो ब्रह्मत्व कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है दोस्तों, 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी। मीथेन गैस का मुख्य घटक क्या है। मीथेन गैस का मुख्य घटक क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन के अपरूपों में सबसे कठोर कौन है। क्या है दोस्तों, हीरा। लेकिन ऑप्शन में हीरा नहीं रहेगा, तो सबसे हीरा से भी सबसे खतरनाक सबसे कठोर कौन है, गेफरीन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी जस्ट बताएं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन सा होता है, ये आपका एस्टिक अम्ल होता है, CH3COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अल्कोहल है। तो अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। योग अभिक्रिया किस प्रकार के हाइड्रोकार्बन से होती है। तो योग अभिक्रिया किस हाइड्रोकार्बन से होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, असंतुलित हाइड्रोकार्बन से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया सामान्यतः किस में होता है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस में होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्केन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कार्बन एवं उसके यौगिक अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो क्या है, कार्बन है दोस्तों। क्या है, कार्बन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपका चैप्टर 4 का दोस्तों, चैप्टर 4 का 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप चैनल पर नया हैं तो इसे बेल आइकन, चैनल पर नया है तो उसका सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन इसे दबा कर रखिए कि आने वाली महत्वपूर्ण क्लासें सबसे पहले आप तक पहुँचे।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर 5 में। जय हिंद दोस्तों।